नमस्कार बच्चों। आज हम त्वरण के बारे में देखने वाले हैं, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। हमने अभी तक पीछे एक समान गति असमान गति के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। तो त्वरण, तो बचपन में आप गार्डन में गए होंगे, वहाँ फिसल पट्टी होती है, वहाँ फिसले होंगे। तो फिसल पट्टी पे फिसलते समय प्रारंभ में आपका वेग कम होता है, लेकिन जैसे ही आप नीचे जाते हो तुरंत वेग ज़्यादा होता है, और जैसे ही आप अंत में पहुंचते हो तो वापस वहाँ पर वेग कम होकर क्या होता है, शून्य हो जाता है। इसी वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण नाम देते हैं। त्वरण, क्योंकि स्टार्टिंग में वेग नहीं है, जैसे हम नीचे फिसलना शुरू हुए फिर वेग आया, और फिर जैसे नीचे आ गए तो वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। इसी वेग की परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो देखते हैं आज उसके बारे में। यहाँ पर ये अंडरलाइन कर दिया गया है, वेग परिवर्तन की दर को ही हम त्वरण कहते हैं। अब त्वरण बराबर वेग परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटा समय। कितना वेग में परिवर्तन हो रहा है और कितना समय दिया जा रहा है वो। अब इसमें जब हम फिसल पट्टी पे प्रारंभिक वेग u से बैठते हैं तो उस टाइम का प्रारंभिक वेग u होता है, और कुछ समय पश्चात हम नीचे जाते हैं, है ना। तो उस समय के लिए t दर्शाया गया है, और अंतिम वेग जो रहेगा उसको v दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, त्वरण बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग बटा समय। तो अंतिम वेग v, प्रारंभिक वेग u बटा t, ये त्वरण है। इसको भी आप बॉक्स में रख के ध्यान में रखिए, क्योंकि कभी कभी जोड़ियाँ मिलाओ में दिया जा सकता है। अब देखिए, यदि कोई गतिशील पिंड निश्चित समय में वेग बदलता है तो उस पिंड की गति को क्या कहते हैं, त्वरणित गति कहते हैं। कोई गतिशील पिंड मतलब जिसके अंदर वेग हो, ऐसा पिंड जो निश्चित समय में अपना वेग बदलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, त्वरणित गति कहते हैं। गतिशील पिंड में दो प्रकार के त्वरण होते हैं। जैसे आपने बाइक चलाई होगी, है कि नहीं, तो उसमें एक्सेलरेटर होता है। एक्सेलरेटर भी क्या करता है, गति देने का काम करता है। त्वरण उसको बोलते हैं गति। अब गतिशील पिंड में दो प्रकार के त्वरण हो सकते हैं। जब गति की शुरुआत होते समय पिंड विरामावस्था में होता है तब उस पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होता है, 0 होता है, और फिर अंतिम वेग भी क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि वो विरामावस्था में है। तो वहाँ पर जो भी वेग है वो हमेशा 0 रहेगा। 3 प्रकार के त्वरण होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य त्वरण। तो किसी भी पिंड का त्वरण धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। जब किसी पिंड का वेग बढ़ता है तब त्वरण क्या होता है, धनात्मक होता है। त्वरण वेग की दिशा में होता है। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो जितना एक्सीलरेटर देते हैं उतना ही वो आगे भागती है कि नहीं, तो वहाँ धनात्मक त्वरण हो गया। जब किसी वस्तु का वेग कम होता है तो त्वरण क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अब हम कोई वस्तु रोकने की कोशिश कर रहे हैं, है कि नहीं, बाइक में ब्रेक मारते हैं, स्पीड कम करते हैं, एक्सीलरेटर कम करते हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ऋणात्मक त्वरण हो रहा है। ऋणात्मक त्वरण को हम अत्वरण या मंदन भी कहते हैं। और यह वेग की विपरीत दिशा में होता है सब कुछ, क्योंकि हमको बाइक चलानी है आगे की तरफ, लेकिन हम ब्रेक मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसके विपरीत दिशा में काम कर रहे हैं ना। तो इसलिए वह ऋणात्मक त्वरण है, या उसे हम लोग मंदन भी कह सकते हैं। वेग स्थिर रहने पर त्वरण क्या होता है, शून्य। कोई भी चीज़ खड़ी रहेगी तो उसका वेग शून्य ही है, और वेग शून्य है तो त्वरण भी क्या है, शून्य ही है। क्योंकि वेग किसके ऊपर निर्भर होता है, त्वरण के ऊपर। आप जितना ज़्यादा त्वरण दोगे उतना वेग अधिक होगा, आप त्वरण कम कर दोगे वेग कम हो जाएगा। जैसे आप बाइक का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आप बाइक में एक्सीलरेटर दो जो जोर से, तो बाइक क्या होगी, भागेगी, वेग ज़्यादा होगा। जैसे आप एक्सीलरेटर छोड़ दोगे वैसे ही क्या होगा, उसकी स्पीड, उसका वेग क्या होगा, कम होते चला जाएगा। तो ये पैराग्राफ आप अंडरलाइन करो पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक। धनात्मक त्वरण किसे कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण किसे कहते हैं, और शून्य त्वरण किसे कहते हैं। शून्य त्वरण मतलब जहाँ पर वेग और त्वरण दोनों भी क्या हो, शून्य हो, स्थिर हो, इसलिए उसे शून्य त्वरण कहते हैं। अब एक समान गति के लिए आपको आलेख दिया गया है, और एक समान गति का जो आलेख होता है वो हमेशा सीधी रेखा में जाएगा, क्योंकि गति भी समान है और दूरी भी समान कवर कर रहा है, वो समय भी उसका समान है, सब जगह 10-10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर दूरी भी उतनी ही वो तय कर रहा है। इसलिए जो आलेख होगा वो एकदम क्या होगा, सरल रेखा में जाएगा।
असमान गति के आलेख में परिवर्तन होता है, क्योंकि वहाँ पर समय तो बराबर दिया गया है लेकिन वो दूरी क्या कर रहा है, आगे पीछे तय कर रहा है। तो वो जो आलेख होगा वो एक समान में नहीं होगा, एक दिशा में नहीं होगा, एक लाइन में नहीं होगा, वो क्या होगा, ऊपर नीचे होके जाएगा। तो वही यहाँ पे दिया गया है। देखो ये एक समान गति में पिंड समान समयावधि में समान दूरी तय करता है। यह दूरी समय आलेख सरल रेखा मतलब एकदम स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगी। लेकिन असमान में ऐसा नहीं होगा। असमान में क्या है, गति असमान है, समय तो वही है लेकिन उसकी गति के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है वो असमान है। इसलिए यहाँ पर जो आलेख होगा वह एक सरल रेखा में नहीं होगा बल्कि ऊपर नीचे कहीं ना कहीं ऐसा होगा। समझे? तो ये है। फिर उसके बाद में ये आपको दिया ही नहीं है, ये निकाला गया है। एक समान, थोड़ा सोचिए, निकाल दिया गया है जो भी चीज़ें सोचिए में दी गई हैं। एक समान गति के लिए वेग समय, तो यहाँ पर वो भी चीज़ें दिखाई गई है। देखो, एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से एक समान वेग से सतत रूप से गतिशील है। एक समान गति के लिए और वेग समय का परिवर्तन वेग समय आलेख पद्धति में दर्शाया गया है। अब रेलगाड़ी 2 से 4 घंटे, देखिए यहाँ पे दिया है, 2 से 4 घंटे के बीच तय की गई दूरी कैसे ज्ञात की जाती है। अब इसमें उन्होंने यहाँ पर समय दिया है और यहाँ पे वेग किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो 2 से 4 कितना उसने कवर किया है उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वह गाड़ी आगे जा रही है। तो इस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे और यह गाड़ी का त्वरण कितना होगा वो बताएगा। देखिए यहाँ पे क्या 2 से 4 घंटे के बीच रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी और आकृति में एक चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल का संबंध है। यस। और यह गाड़ी का त्वरण कितना है, तो उस हिसाब से वेग में परिवर्तन बटा लगने वाला समय, इस हिसाब से उसका त्वरण निकाला जाएगा। फिर देखते हैं आगे, एक समान त्वरणित गति के लिए वेग समय आलेख। तो यहाँ पर भी वही चीज़ देखो, सरल रेखा में दिखाया गया। ये भी सरल रेखा, ये भी डिफरेंस जो है वो बराबर है। 8-8 का यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे 5-5 का डिफरेंस है। तो ये जो भी रेखा आएगी वो क्या आएगी, एकदम सरल रेखा आएगी। वेग समय आलेख, वेग के हिसाब से समय जो है वह सटीक चल रहा है, उसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दिखाया गया आकृति 1 आलेख दर्शाता है नियमित समयावधि में वेग में समान परिवर्तन होता है। यह वेग त्वरित और एक समान है। प्रत्येक 5 मिनट में वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 8 मीटर पर सेकंड का। देखिए दिया, प्रत्येक 5 मिनट में 8-8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वेग उसका परिवर्तित हो रहा है। सभी एक समान त्वरित गति वेग से सरल रेखा होता है। हाँ, क्योंकि यहाँ पर समय भी समान है और वेग भी समान है, इसलिए जो रेखा आएगी वो क्या आएगी, सरल रेखा में आएगी। सरल रेखा मतलब सीधी रेखा। असमान त्वरण के लिए वेग समय आलेख समयानुसार त्वरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार किसी भी आकार का हो सकता है। उसमें कोई भी आकार आ सकता है क्योंकि वो असमान गति के द्वारा दिया गया, असमान त्वरणित गति। तो ये आपको दर्शाया गया है। फिर इसमें औसत वेग दिखाया गया है। औसत वेग क्या है, 32-16/2। तो यहाँ पे औसत हम लोग को पता है कि किस तरीके से निकालते हैं, और 24 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसका कार का औसत वेग आ जाएगा। जितना भी वेग है तो सबको जोड़कर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 से भी भाग दे देंगे तो भी वो औसत आ जाएगा। इसे दी गई समयावधि में 10 सेकंड में से गुणा करने पर कार द्वारा तय की गई दूरी प्राप्त होती है। क्योंकि 10-10 सेकंड से गुणा करेंगे तो 24 × 10 240 मीटर कार द्वारा तय की गई दूरी दिखाई जा रही है 10 सेकंड में। फिर आगे आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी समीकरण, जो कि हम देख रहे हैं आलेख पद्धति द्वारा गति संबंधी समीकरण। तो न्यूटन ने पिंड की गति का अध्ययन किया, बाद में गति संबंधित 3 समीकरण बताएं और उन समीकरणों को हम देखेंगे आगे। इसमें एक पिंड प्रारंभ में u वेग से सरल रेखा में गतिशील है, क्योंकि हर एक पिंड का प्रारंभिक वेग क्या होता है, u होता है। समय के अंतर्गत उसमें a त्वरण निर्माण होता है, क्योंकि त्वरण होगा तभी उसको वेग प्राप्त होगा, उसको v से दिखाएंगे। और विस्थापन उसमें कितना होता है, s को विस्थापन से दर्शाया गया है। तो किस चीज़ को किससे दर्शाया गया है ये आप अंडरलाइन कर लीजिए और उसको ध्यान में रखिए। और लास्ट जो अंतिम वेग है उसको हम लोग v से दर्शाते हैं, आपको पहले बताया था मैं। तो यह वेग समय संबंधी समीकरण है, v = u + at। पहला ये क्या क्या दर्शाता है, वेग समय संबंध।
दूसरा s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी का वर्ग। यह क्या दर्शाता है? विस्थापन समय के बीच संबंध दर्शाता है। फिर v का वर्ग बराबर u का वर्ग धन 2as, यह विस्थापन वेग से संबंध दर्शाता है। तो अब ये सब समीकरण कैसे आएंगे उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे देखो उन्होंने पहला समीकरण लाया है v बराबर u प्लस ए टी, तो उसी तरीके से दूसरे के बारे में बताया गया, उसी तरीके से तीसरे के बारे में बताया गया। फिर तो ये तीनों समीकरण जो है इनको आपको सिद्ध करके दिए गए हैं, और यह क्या है? न्यूटन द्वारा बताए गए गति संबंधी तीनों समीकरण हैं, और उसको यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया गया है। और इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रारंभिक वेग को किससे दर्शाते हैं? u से, समय को t से, और त्वरण को a से, और अंतिम वेग को v से, और उनके बीच जो भी विस्थापन होता है उसको हम लोग दर्शाते हैं s से। फिर ये तीनों समीकरण का सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। पहला समीकरण गति संबंधी समीकरण क्या है उसका सूत्र, दूसरा गति संबंधी समीकरण क्या है उसका सूत्र, तीसरा गति संबंधी समीकरण क्या है उसका सूत्र, और वह किनके किनके बीच संबंध बता रहा है उसको भी आपको याद करना पड़ेगा। तो बाकी हम अगली कक्षा में देखेंगे। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि गति संबंधी पहला नियम बोला तो कौन सा समीकरण लिखना है, गति संबंधी दूसरा नियम बोला तो कौन सा समीकरण लिखना है, गति संबंधी तीसरा समीकरण बोला तो कौन सा नियम लिखना है। समझ में आया? तो फिर अब आगे हम उसको नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे जो भी है। धन्यवाद।